तो मूवी की शुरुआत पोलैंड से होती है, जहां पर हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो कि घने अंधेरे में जा रहा था। तभी पीछे से एक आदमी आकर इस दूसरे आदमी को चैलेंज करता है, जो कि गन फाइट चैलेंज होने वाला था। इस आदमी का नाम था जीगन, जो कि दूसरे आदमी के ऊपर अपनी बंदूक तानता है और जिसके बाद ये सबसे पहले उसको शूट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो आदमी अभी भी मरा नहीं था, जो चीज देखने के बाद जीगन काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि अभी के टाइम तक का ये सबसे बेस्ट शूटर माना जाता था। तब जिगन इसके पास आता है और इसे जान से मार देता है, जिसके बाद ये अपनी गन को चेक करता है, जिसमें उसे कुछ खराबी लग रही थी। और इसीलिए उस गन को सही करवाने के लिए पहुंच जाता है अगले दिन मैक्सिको में, जहां पर ये एक आदमी के पास आया था जो कि गन को बनाया करता था। और फिर जब ये इस गन से दूसरे आदमी के सामने शूट करने की कोशिश करता है, तो इसका निशाना कुछ इंचेस से चूक जाता है। तब जाकर इसे कंफर्म हो जाता है कि इसकी बंदूक में जरूर कोई ना कोई खराबी है। साथ ही यहाँ पर डाइजुकी दूसरी बंदूकों को भी चलाकर देखता है, जिससे इसका निशाना एकदम परफेक्ट लग रहा था और इसीलिए ये बिल्कुल श्योर हो गया था कि इसकी बंदूक में ही कोई ना कोई खराबी है। लेकिन वो आदमी जिसके पास डाइजुकी अपनी गन को सही करवाने के लिए आया था, लाख कोशिश करने के बावजूद भी इसे उसकी बंदूक में कोई भी खराबी नहीं मिलती। और तब ये यहाँ पर डाइजुकी को दूसरी बंदूक देने की कोशिश करता है, पर डाइजुकी जिसने आज तक जो भी अचीव करा था वो इसी गन की मदद से करा था, इसीलिए वो इसको चेंज नहीं करना चाहता था। और इस चीज को देखते हुए वो वेपन एक्सपर्ट इसे एक दूसरे वेपन एक्सपर्ट के पास भेजता है, जो कि जापान में रहा करता था और शायद वो इसकी मदद कर सकता था। अब जापान के बारे में सुनने के बाद डाइसुकी कुछ समय के लिए शांत हो गया था, क्योंकि इसने बहुत पहले ही जापान को छोड़ दिया था। लेकिन अभी के टाइम पर अपनी बंदूक सही करवाने के लिए इसे जापान में ही जाना पड़ता है। अब उस सिटी में पहुंचने के बाद डाइसुकी सबसे पहले अपने एक पुराने साथी से मिलता है, जिसका नाम था किंजो। जिससे बात कर कर इसे सिटी के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिलती हैं, जैसे इस जगह पर सिर्फ होमलेस पर्सन या फिर क्रिमिनल्स ही रहते हैं जो कि पुलिस वालों से भाग रहे थे। और साथ ही इस जगह की एक नई लीडर बन गई है, जिसने पुराने वाले लीडर को मार दिया था। जिसके बाद यहाँ पर किंजो इसको उस आदमी का एड्रेस दे देता है, जिसके पास अभी के टाइम पर डेसुकी को जाना था। और उस जगह का एड्रेस लेने के बाद यहाँ पर डायसुके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और निकल जाता है उस जगह की तरफ, जहाँ पर इसे जिहारू नाम की एक वेपन एक्सपर्ट मिलने वाली थी। जहां पर जाने के बाद ये काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि जिहारू एक बहुत बूढ़ी लेडी थी जो कि अभी के टाइम पर एक वॉच शॉप चलाया करती थी। साथ ही अभी के टाइम पर जिहारू जब इसकी बंदूक को देखती है, तो वो इसको सही करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि अभी के टाइम पर वो रिटायर हो गई थी और साथ ही उसे सही से दिखाई भी नहीं देता था। तब डायसुके भी इन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग क्योको नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि एक लड़के के साथ एक लड़की की जान बचाने में लगी हुई थी। इस लड़के का नाम था यूया, और जिस लड़की को ये बचाने की कोशिश कर रहे थे वो एक स्पेशल चाइल्ड थी जिसका नाम था ओडो। इन लोगों को काफी ज्यादा मार पड़ी थी, पर उसके बावजूद भी ये लोग उस लड़की को बचाकर किसी तरह से अपने घर में लेकर आ जाते हैं। और घर में आने के बाद यूया यहाँ पर अपना मेन प्लान रिवील करता है कि वो ओडो को किसी और माफिया को बेचने वाला था, जो कि इसे ज्यादा पैसे देगा। जो सुनने के बाद क्योको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर यूया और साथ ही क्योको की लड़ाई होने लगती है। वहीं हम लोग डाइसुकी को देख पाते हैं, जो कि एक होटल में बैठकर अपनी गन को वापस से चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी इसे इसमें कोई भी खराबी नहीं दिखती, बस इसे लग रहा था कि ये खराब है। जहां पर अगले दिन ये वापस से पहुंच जाता है जिहारू के पास, ताकि ये बंदूकों के बारे में और काफी सारी चीजें जान सके। अब यहाँ पर ये जिहारू से कुछ बात कर ही पाता कि इतने में ही यहाँ पर ओडो पहुंच जाती है, जिसके हाथ में क्योको की एक वॉच थी। और वो वॉच देखने के साथ ही जिहारू समझ जाती है कि ये क्योको की वॉच है, इसीलिए वो ओडो से पूछने लगती है कि आखिरकार क्योको कहाँ पर है। पर ओडो, जो कि कुछ भी नहीं बोल सकती थी, वो इसे नहीं बता पाती। अब इसी एरिया में एक लग्जरी बिल्डिंग में हम लोग एडल नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, क्योंकि इसका एक पैर नकली था। यहीं पर हीरो नाम का एक आदमी आया हुआ था, जो कि याकुजा गैंग का लीडर था। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि हीरो ने एक आदमी को पकड़ा है, जो कि याकुजा गैंग में था, जो कि बच्चों को पकड़कर एडल को सप्लाई करा करता था। पर एडल ये नहीं बता पाती कि आखिरकार वो बच्चों का क्या करती थी। तब यहाँ पर वो इसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और साथ ही वो उस आदमी को भी पकड़कर लाया था। और वो आदमी जो कि बच्चों को किडनैप करा करता था, वो कोई और नहीं बल्कि यूया था। और इस बात को जानने के बाद एडेल को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि उसने यूया से बोला था कि उसे किसी की भी नजरों में नहीं आना है। तब हीरो यहाँ पर एडेल को समझाने की कोशिश करता है कि इन्हें अपने ड्रग्स के बिजनेस पर ही रहना चाहिए और साथ ही वेपन के बिजनेस पर, इन्हें बच्चों को अपने गैंग में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और ये सब बोलने के बाद हीरो यहाँ पर यूया को जान से मार देता है, जो देखने के बाद एडलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। जिसके बाद वो अपना नकली टांग निकालती है, जिसके अंदर इसने एक बंदूक छुपा कर रखी हुई थी।
आगे ये उस बंदूक को उठाती है और यहाँ पर मौजूद एक एक आदमी को अपनी स्किल की मदद से मार देती है, जो चीज़ देखने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। और इस लड़ाई के दौरान हीरो का भी एक आदमी एडलिन की मदद कर रहा था, जो असल में एडलिन का ही आदमी था, जिसके पास ये ताकत थी कि वो जिस भी आदमी को मारता था उसका रूप ले सकता था। अब वहीं हम लोग जिहारू और साथ ही डायसुकी को आपस में बात करते हुए देख पाते हैं, जहां पर जिहारू इसे क्योको के बारे में बता रही थी। क्योको एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि एक टाइम पर प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए उसका बॉस चाहता था कि वो उस बच्चे को गिरा दे। पर क्योको जो कि उस बच्चे को पालना चाहती थी, वो जिहारू के पास आई ताकि वो उससे गन ले सके, जिसके बदले में वो जिहारू को एक बहुत ही कीमती वॉच देना चाहती थी, क्योंकि जिहारू की एक वॉच शॉप थी। लेकिन जिहारू को जब क्योको की कंडीशन के बारे में पता चला तो उसने क्योको की मदद भी करी और साथ ही उससे वो वॉच भी नहीं ली। और क्योंकि क्योको काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए जिहारू यहाँ पर डाइसुकी से बोलती है कि वो क्योको को किसी भी तरह से ढूंढ के लाए और बदले में जिहारू इसकी बंदूक को सही करेगी। अब डाइसुकी वैसे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि वो जानता था कि जिहारू के अलावा उसकी बंदूक को कोई और सही नहीं कर सकता, इसीलिए वो इसकी बात को मान जाता है। साथ ही ओडो, जिसको अभी के टाइम पर भी एडेलिन के आदमी ढूंढ रहे थे, ओडो यहाँ पर इनके पास बचने के लिए ही आई थी। इसीलिए यहाँ पर जिहारू डेसुकी के साथ ओडो को भी भेज देती है, जहाँ पर रास्ते में डाइसुकी इससे काफी सारी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओडो उसमें से किसी का भी जवाब नहीं देती। तब डाइसुकी इसे एक बुक देता है ताकि ये इसे लिखकर सब कुछ बता सके, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर एडेलिन के आदमी को भी देख पाते हैं, जो कि डाइसुकी को ओडो के साथ देख लेते हैं। और ये लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि यहाँ पर डाइसुकी से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना था, इसीलिए वो इनका पीछा नहीं करते और यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग एडेल को देख पाते हैं, जो कि आइकामा नाम के एक बंदे से मीटिंग रखती है, जहां पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि एडेल ने एक ड्रग बनाया है, जो कि किसी भी इंसान को एक बहुत तगड़े हेलुसिनेशन में फंसा सकता है और साथ ही वो एजिंग को भी कम करता है। लेकिन आइकामा को इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अब ये दोनों इस बारे में आगे बात कर ही पाते कि इतने में ही यहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि एडेल को बताता है कि ओडो अभी के टाइम पर डाइसुकी के साथ है। और इस बात को जानने के बाद एडेल को समझ में आता है कि ओडो को अब वापस से हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि डाइसुकी एक कितना अच्छा शूट मास्टर है। और इसीलिए यहाँ पर एडेल का सबसे खास आदमी, जिसका नाम कावाशिमा था और वो लोगों की तरह रूप ले सकता था, पहुंच जाता है शिंजो के पास, जो कि जानता था कि डाइसुकी और शिंजो आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। और वहां पर जाने के बाद ये शिंजो को टॉर्चर करता हुआ इससे डाइसुकी के अभी के ठिकाने के बारे में पूछने लगता है, पर किंजो इसको कुछ भी नहीं बताता, जिसके वजह से कावाशिमा इसे जान से मार देता है। जिसके बाद ये पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड यूरी के पास। वहीं हम लोग डाइसुकी को देख पाते हैं, जो कि जिहारू की ही वर्कशॉप पर रुका हुआ था, जहां पर ये जिहारू के एक सीक्रेट प्लेस को फाइंड आउट कर लेता है, जहां पर वो इसकी गन को सही कर रही थी। और उसकी गन के साथ उसने एक नोट को लगाकर रखा हुआ था, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि अभी के टाइम तक उसने डायसुकी की गन में जितने भी खराब पार्ट्स थे उनको चेंज कर दिया है। डायसुकी, जिसने अपनी गन को काफी टाइम से नहीं पकड़ा था, वो उसको पकड़कर देखने लगता है और इतने में ही इसे ऊपर से आवाज आती है, इसीलिए ये भागता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर जाने के बाद इसे पता चलता है कि ओडो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। ये चीज देखते हुए यहाँ पर ये तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे समझा बुझाकर किसी तरह से वापस से लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जिहारू को देख पाते हैं, जो कि क्योको के बारे में फाइंड आउट करने के लिए यूरी से मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्योको को जाना करती थी। लेकिन यूरी को भी क्योको के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि यूरी को वैसे तो कुछ भी नहीं पता, बस उसे इतना पता था कि उसका एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में ही यहाँ पर एडेलिन पहुंच जाती है, जो कि जिहारू से बात करने के लिए आई हुई थी। दरअसल ये चाहती थी कि जिहारू इन लोगों के साथ मिलकर वेपन का बिजनेस करे, पर जिहारू इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और बोलती है कि अभी के टाइम पर मैं रिटायर हो गई हूँ। जो चीज सुनने के बाद एडेलिन यहाँ से चुपचाप चली जाती है और वो यहाँ पर जिहारू को फोर्स करने की कोशिश नहीं करती। दूसरी तरफ हम लोग जिहारू और साथी ओडो को देख पाते हैं, जो कि डाइसुकी की वर्कशॉप पर आने के बाद एक दूसरे के साथ खाना खा रहे थे। और यहाँ पर अभी के टाइम तक ओडो को डाइसुकी के ऊपर भरोसा हो गया था, इसीलिए वो उसे वो डायरी देता है, जो कि डाइसुकी ने इसे लिखने के लिए दी थी। जिसे जब डाइसुकी पढ़ता है तो इसे पता चलता है कि ओडो की माँ कोई और नहीं बल्कि क्योको थी। साथ ही ओडो क्योंकि एक स्पेशल चाइल्ड थी, इसीलिए उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और यूया जब से इनकी लाइफ में आया था, तब से उसने क्योको को परेशान कर कर रखा हुआ था और साथ ही वो ओडो के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश करता था। और एक टाइम यूया से ओडो को बचाते हुए ही क्योको की जान चली गई थी, जिसके बाद यूया को भी कुछ लोग पकड़कर अपने साथ लेकर चले गए। ये सब जानने के बाद डाइसुकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसकी समझ में नहीं आता कि इसे क्या करना चाहिए। तब ये ओडो के साथ बाहर जाता है ताकि ये अपने लिए कुछ सिगरेट खरीद सके।
लेकिन बाहर जाकर इसे पता चलता है कि जापान में सिगरेट्स बैन है, इसीलिए ये वापस से उसी वर्कशॉप पर आ जाता है जहां पर ये जिहारू के साथ रहा करता था। पर अभी के टाइम पर यहाँ पर एक लड़की भी मौजूद थी जो कि यहाँ पर डायसुके को बहुत ध्यान से देखने लगती है। इसके बाद जब ये बाहर निकलती है तब हम लोग जान पाते हैं कि ये क्वाशिमा था, जिसको यूरी से डायसुके की लोकेशन के बारे में पता चला था और असल में वो ओडो को पकड़ना चाहता था। अब रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि डाइसुके और साथी जिहारू आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिनसे इसे पता चलता है कि दरअसल वो लोग किसी और के नहीं बल्कि ओडो के पीछे हैं। पर ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर एडलिन के आदमी पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर हुई लड़ाई के दौरान डाइसुके यहाँ पर नॉर्मल गार्ड्स को तो जान से मार देता है, पर क्वाशिमा से वो धोखा खा गया था। जिसके बाद यहाँ पर क्वाशिमा ओडो को बंदी बना लेता है और उसी के दम पर वो डाइसुके को यहाँ पर बेहोश कर कर चला जाता है। अब क्वाशिमा यहाँ पर ओडो को लेकर एडलिन के प्लेस पर पहुंच गया था, जहां पर जाने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग ओडो का ब्लड निकालना चालू कर देते हैं, क्योंकि असल में ये लोग जो ड्रग बनाया करते थे वो उन्हीं बच्चों के ब्लड से बनाया जा सकता था जो कि ट्रॉमेटाइज्ड हो और साथ ही वो स्पेशल भी हो। और जितना ट्रॉमेटाइज्ड वो बच्चा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा ड्रग बनेगा। अब आगे हम लोग डायसुके को देख पाते हैं, जिसकी 2 दिन बाद आंख खुलती है। तब जाकर इसे पता चलता है कि क्वाशिमा ने इसे जो चाकू मारा था उसमें जहर लगा हुआ था और उस जहर को किसी और ने नहीं बल्कि जिहारू ने ही उतारा है। तब ये जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि ये जल्दी से जल्दी ओडो को वापस लेकर आएगा। पर अभी भी इसकी गन इससे सही से नहीं चल रही थी, इसीलिए यहाँ पर ये जिहारू की गन को बोरो करता है और उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये जाकर मिलता है अपने एक दोस्त योशारू से, जो कि आर्म्स डीलिंग करा करता था, और इसी से ये यहाँ पर एडलिन के बारे में काफी सारी चीजें जान लेता है और साथ ही ये इससे एमुनेशन लेने के बाद यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एडलिन को भी ये बात समझ में आ गई थी कि डायसुकी जल्दी ही इसके बेस पर अटैक करेगा, इसीलिए वहां के इसने सारे फाइटर को तैयार कर दिया था। और हम लोग क्वाशिमा को भी देख पाते हैं जो कि यूरी के पास जाता है और तब ये यूरी को समझाता है कि एक बहुत खतरनाक मिशन में जा रहा है, अगर ये जिंदा लौट कर ना आए तो यूरी अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। दूसरी तरफ डायसुके भी एडलिन के बेस में घुस गया था और यहाँ पर ये अपनी ऑटोमेटिक गन से सबको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और साथ ही वो यहाँ पर काफी सारे लोगों की लाशें बिछा देता है और कुछ को अपनी गन से ही शूट कर कर मार देता है। तभी यहाँ पर अचानक से और भी बहुत सारे खतरनाक फाइटर आ जाते हैं जो कि डायसुके को घेर कर इसके ऊपर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। पर इतने में ही यहाँ पर एक बस आती है जो कि डायसुके को कवर कर लेती है। तब डायसुके जल्दी से उस बस में चढ़ जाता है जिसके अंदर जिहारू बैठी थी और जिहारू को देखने के बाद ये सबसे पहले उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब जवाब में जिहारू इसे वो गन देती है जो कि डायसुके की थी और जिहारू ने इसे पूरी तरह से सही कर दिया था। और अब डायसुके जो कि अपनी गन के साथ काफी ज्यादा माहिर था, वो सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसके बाद पहुंच जाता है सीधा एडलिन के बेस की बिल्डिंग के अंदर। लेकिन वहां पर जाकर इसका सामना होता है क्वाशिमा से, जो कि लड़ाई में सच में बहुत ज्यादा माहिर था। तब यहाँ पर क्वाशिमा पूरे में अंधेरा करवा देता है और एक परछाई की तरह यहाँ पर डायसुके का पीछा करने लगता है। ये यहाँ पर डायसुके को बहुत बुरी तरह से स्टैप कर रहा था, पर डायसुके ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी और वो यहाँ पर इसे बहुत बुरी तरह से मजा चखाता है। और अभी अपनी गन को निकालने के बाद भन्ने से चलाता है, जिससे यहाँ पर क्वाशिमा की मौत हो जाती है। और अब ये पहुंच जाता है उस रूम में जहां पर एडलिन ने ओडो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। तब ये एडलिन को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे व्हीलचेयर घुमाने को बोलता है। तब एडलिन अपनी व्हीलचेयर से पीछे घूमती है जिसमें इसने ओडो को भी बिठा रखा था, जो देखने के बाद डायसुके अपनी गन को नीचे करता है और एडलिन से बात करने की कोशिश करने लगता है। ओडो जो कि उस चेयर पर बेसुध बैठी हुई थी, यहाँ पर डायसुके उससे भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओडो उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और अब जाकर यहाँ पर एडलिन को ये तो समझ में आ गया था कि शायद वो डायसुके के हाथों से मारी जाएगी, इसीलिए वो उसके सामने वैसा ही चैलेंज रखती है जैसा डायसुके के सामने उस आदमी ने रखा था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और तभी यहाँ पर एडलिन भी अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि इसने जो ड्रग बनाया था अब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था जिसकी मदद से ये अपने पैर को भी सही कर पाई थी। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पर डायसुके के तो होश उड़ जाते हैं, पर यहाँ पर वो एडलिन से लड़ाई करता है और जिसके बाद ये एडलिन की चेस्ट पर एक गोली मार देता है। और तब एडलिन भी बिल्कुल साउथ मूवीज के विलन्स की तरह हवा में उड़ती हुई पीछे की तरफ जाती है और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारी जाती है। और अब क्योंकि डायसुके ने ओडो को बचा लिया था तो वो तुरंत ही ओडो को लेकर जिहारू के प्लेस पर लौट जाता है, जहां पर इसने ओडो के लिए नए कपड़े भी खरीदे थे, जिन्हें पहनने के बाद ओडो बिल्कुल परी जैसी लगने लगती है और ये लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। और अब यहाँ पर जिहारू डिसाइड करती है कि वो ओडो को अडॉप्ट कर लेगी, जिसके बाद डायसुके भी यहाँ से निकल जाता है और वहां पर उसे एक येलो कार्ड लेने के लिए आती है, जिसके बाद वो जापान से चला जाता है।
जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।